हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग तापमान का मापन पढ़ेंगे। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का मापन जिस इक्विपमेंट की सहायता से किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मामीटर। थर्मामीटर की सहायता से तापमान का मेजरमेंट किया जाता है। तापमान का मेजरमेंट हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, जैसे कि वजन का यानी कि किसी द्रव्यमान का मापन किया जाता है, डायरेक्ट उसको हम किलोग्राम में तौल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार तापमान का मापन हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसको किसी दूसरे भौतिक राशि में परिवर्तन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि हमारे थर्मामीटर जो कि ग्लास टाइप का होता है, जिससे हम लोग अपने अधिकतर देखे होंगे बॉडी का टेम्परेचर मापते समय। वो थर्मामीटर में क्या होता है कि उसमें एक पारा भरा होता है। उस पारे की क्या करते हैं, टेम्परेचर को उस पारे की लंबाई में परिवर्तन करते हैं, यानी कि टेम्परेचर को हम डायरेक्ट ना माप करके उस टेम्परेचर की वजह से जो लंबाई में पारे की लंबाई में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी वजह से हम माप लेते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या किए, हम तापमान को चेंज किए, में लंबाई में चेंज करके हम उसका मापन किए। ठीक इसी प्रकार अलग अलग तरीके से अलग अलग भौतिक राशि में परिवर्तन करने के बाद हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करते हैं। उसी भौतिक राशि के परिवर्तन के आधार पर टेम्परेचर का जो मापन है यानी थर्मामीटर, वो कई टाइप के होते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे कि थर्मामीटर को कितने आधारों पर बांटा गया है। तापमापी का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मामीटर्स। किसके आधार पर? भौतिक राशि के परिवर्तन के आधार पर, यानी तापमान को किस राशि में परिवर्तित करने के बाद मापा जा रहा है। पहला है हमारा ग्लास थर्मामीटर, दूसरा प्रेशर थर्मामीटर, तीसरा है डिफरेंशियल एक्सपेंशन थर्मामीटर, चौथा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस थर्मामीटर, पांचवा है थर्मोकपल थर्मामीटर, छठा है ऑप्टिकल पायरोमीटर और सातवां है रेडिएशन पायरोमीटर। 7 टाइप के टोटल हमारे सिलेबस में दिया गया थर्मामीटर। इन्हीं सातों टाइप को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्या हमारा ग्लास थर्मामीटर यानी कि कांच थर्मामीटर। देखते हैं कि कांच थर्मामीटर किस टाइप का होता है। देखें, इसका फिगर कुछ इस टाइप का है। इसको अधिकतर आप लोग देखे भी होंगे। कांच थर्मामीटर कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें नीचे एक बल्ब लगा होता है। इस बल्ब में क्या भरा होता है? अधिकतर पारा भरा था। कोई भी दर उसमें भरा जा सकता है। अधिकतर केस में इस बल्ब में पारा भरा रहता है। उस बल्ब से जुड़ा हुआ एक केस नली होती है, जो यहाँ पर केस नली सी दर्शाया गया है। केस नली सी होती है, ये सीधा ऊपर गई हुई है। इसी केस नली के ऊपर एक सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व ये ऊपर, जिसे मान लीजिए कि यदि एकाएक किसी तापमान में परिवर्तन हो जाए, टेम्परेचर एकाएक बढ़ जाए, तो ये हमारा थर्मामीटर टूटने ना पाए, उससे ये सुरक्षा प्रदान करता है, सुरक्षा बल्ब। इसके ऊपर ये थर्मामीटर के अंदर इस बल्ब में जो पारा भरा आता है, इसके ऊपर अधिकतर केस में कुछ अक्रिय गैस भी भर देते हैं या फिर उसको निर्वात भी छोड़ सकते हैं। अक्रिय गैस के रूप में उसमें हम नाइट्रोजन भी भरते हैं, या तो अक्रिय गैस को ही भर देंगे या तो उसको हम निर्वात भी रख सकते हैं, यानी कि कोई गैस ना हो। ये जो केस नली है पूरी की पूरी खाली हो और नीचे इस बल्ब में पारा भरा हो, या ऊपर हम इस केस नली में नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। इस बल्ब के चारों ओर, यहाँ पर बल्ब के चारों ओर एक चालक पदार्थ का कोई कवर चढ़ा रहेगा और इसके ऊपर, इस केस नली के ऊपर एक कांच यहाँ पर लिखा गया है, ऊपर लगा होता है एक पारदर्शी कांच, जिसमें हम देखते हैं कि पारा कितनी ऊंचाई पर चढ़ा हुआ है। उसकी ऊंचाई को देखने के लिए इस पर एक पैमाना बना रहता है, स्केल बना होता है। इस स्केल से हम पढ़ लेंगे कि पारा कितनी ऊंचाई तक चढ़ा हुआ है। देखें कैसे मापा जाता है इसको। टेम्परेचर का, जिस बॉडी का टेम्परेचर, जिस वस्तु का टेम्परेचर मापना होता है, उसके संपर्क में इस बल्ब को लेकर के आते हैं। अब जिस बॉडी के संपर्क में लेकर के आएंगे, उसके तापमान की वजह से उसका जो ऊष्मीय ऊर्जा है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा इसके बल्ब के अंदर, जो पारा भरा हुआ उसको
और तब तक होता रहेगा जब तक कि उस बॉडी का, उस वस्तु का टेम्परेचर इस बल्ब के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। अर्थात इस बॉडी का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा इस बल्ब के अंदर भरे पारे का टेम्परेचर। और हम जानते हैं कि यदि किसी भी तरल का हम यदि इसके तापमान में परिवर्तन कर रहे हैं, टेम्परेचर में यदि परिवर्तन करेंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा। आयतन बढ़ेगा तो उस आयतन के बढ़ने की वजह से ये पारा इस केस नली में ऊपर चढ़ेगा, और जितना ही अधिक टेम्परेचर होगा उतना ही अधिक इस केस नली में पारा ऊपर चढ़ेगा। जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा उस ऊंचाई को हम टेम्परेचर के आधार पर कैलिब्रेट किए रखते हैं, और यही ऊंचाई हमारा उस टेम्परेचर का माप बताता है। थर्मामीटर जो ग्लास टाइप का है, ये हमारा किसके आधार पर काम करता है? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम क्या कहता है कि ये तीन वस्तु हैं ए बी सी। ए बी के साथ इक्विलिब्रियम में थर्मल इक्विलिब्रियम, अर्थात उसमें साम्य, अर्थात इसका टेम्परेचर यदि इसके टेम्परेचर के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर, अर्थात यदि ए बी के साथ उसमें साम्य है और बी सी के साथ उसमें साम्य है तो ए सी के साथ भी उसमें साम्य में होगा। यही क्या? ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम। इसी आधार पर काम करता है हमारा ये थर्मामीटर। देखें, एक बॉडी होगा, इसको हम कोई वस्तु मान सकते हैं, इसके साम्य में हो जाएगा इस अंदर बल्ब के अंदर भरा हुआ पारा, बॉडी के संपर्क में आएगा ये पारा, और ये तब तक चढ़ता रहेगा जब तक कि ये लंबाई में ऊपर ना बढ़ जाए। ठीक, यानी कि ये बल्ब, ये जो वस्तु है, ये डायरेक्ट इसका यहाँ पर मापन नहीं बताएगा टेम्परेचर। ये किसके साम्य अवस्था में है? ये आएगा इस बल्ब के साम्य अवस्था में। इस बल्ब के संपर्क में आएगा तो इसकी जितना तापमान रहेगा वो तापमान इसके हो जाएगा, और उसी तापमान के समकक्ष यहाँ पर ऊपर ये चढ़ेगा, पारा इस केस नली में ऊपर चढ़ेगा। यानी कि जो पारा ऊपर चढ़ा होगा वो किसका माप होगा? वो इस बल्ब का माप होगा, बल्ब के अंदर पारे का माप होगा, या क्योंकि इस बल्ब का जो माप है, टेम्परेचर का माप है, वही इस वस्तु का माप है। यानी कि इस वस्तु का टेम्परेचर क्या होगा जो स्केल में ये बताएगा, पैमाना। इस आधार पर हम माप लेते हैं इस ग्लास थर्मोमीटर की सहायता से किसी भी बॉडी या किसी जल का टेम्परेचर। इसके अंदर कोई भी दरो, हम अधिकतर इसमें पारा प्रयोग करते हैं, और पारा प्रयोग करने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इस थर्मामीटर में ऐसा लिक्विड यूज होना चाहिए जो इस कांच की जो इस केस नली होती है इसकी सतह से चिपके ना, अर्थात उसका संसंजन बल अधिक होना चाहिए आसंजन बल से। तो ऐसा गुण पाया जाता है हमारा मरकरी में, यानी पारे में, इसलिए इसके अंदर हम पारा प्रयोग करते हैं, क्योंकि पारा इसके साथ संपर्क में जब आता है तो इससे चिपकता नहीं है, और बाहर से देखने पर उसकी चमकदार भी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि इस बल्ब में ऐसा दरो यूज हो जो बाहर से देखने पर चमके, अर्थात कितनी ऊंचाई पर वो दरो भरा हुआ इस केस नली में वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देना चाहिए, और ये भी गुण पाया जाता है पारा में। इन्हीं गुण के कारण हम थर्मामीटर में क्या प्रयोग करते हैं? मरकरी। मरकरी के अलावा अल्कोहल भी प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल और अधिक यथार्थता प्रदान करता है। अल्कोहल मरकरी की अपेक्षा 6 गुना अधिक इसका उसमें प्रसार गुणांक होता है, अर्थात ये अधिक फैलता है मरकरी की अपेक्षा। तो हम मरकरी के स्थान पर अल्कोहल भी प्रयोग कर सकते हैं, मगर अधिकतर केस में ग्लास थर्मोमीटर में पारा ही प्रयोग किया जाता है। अभी क्या देखें कि हम जब टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो उसकी वजह से पारे के आयतन में भी परिवर्तन होता है। तो ऐसा केवल ये नहीं है कि पारे में ही एक्सपेंशन होता है, उसके बल्ब जिसमें पारा भरा हुआ है केस नली, इसमें भी एक्सपेंशन होता है, अर्थात कुछ प्रसार बल्ब या केस नली में भी होता है, जिसकी वजह से
तापमान मापन के समय कुछ त्रुटियां आ जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उस थर्मामीटर को जिसके तापमान को मापना है उसी तापमान पर रख कर के उसको कैलिब्रेट करेंगे। मान लीजिए किसी दरों के तापमान को मापना है तो क्या करेंगे, उस दरों में इस थर्मामीटर को डुबोना पड़ेगा, तब वो उस दरों का टेम्परेचर मापेगा। अब जितना अधिक उसमें डुबोया जाए तो उसके लिए क्या होगा, उतना ही अधिक उसमें त्रुटि आएगी, बल्ब में भी प्रसार होगा, केस नली में भी प्रसार हो। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं, हम उस थर्मामीटर को उस वस्तु के संपर्क में ला करके ही कैलिब्रेट किया जाता है। जैसे जल का तापमान मापना है तो उस जल में डुबो करके मापते हैं। यदि पूरा डुबो दिया जाए जल के अंदर तो वो और अधिक त्रुटि उसकी दूर हो जाएगी, लेकिन ये पूरा डुबोना सुविधाजनक नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, थर्मामीटर को लिक्विड के अंदर थोड़ा यानी पार्शली डुबो करके, आंशिक रूप से डुबो करके कैलिब्रेट करते हैं। और जितनी गहराई तक उस दरों में हम थर्मामीटर को डुबोते हैं उसी पर हम मार्किंग कर लेते हैं। जितना गहराई में थर्मामीटर को डुबोया जाता है उसी गहराई पर हम एक चिन्ह लगा लेते हैं कि इतनी अंदर गहराई थर्मामीटर को इतने अंदर तक पानी में डुबोया गया था, जिस पर उस थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया गया है। अब कभी भी यदि ज़रूरत होगी किसी दरों के तापमान को मापने के लिए तो उसी चिन्ह तक ही हम उस थर्मामीटर को उस दरों में डुबोएंगे, उसके बाद हम टेम्परेचर का मेजरमेंट करेंगे। यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाया गया है कि मान लीजिए कि कोई थर्मामीटर है, उसको आंशिक रूप में इस दरों में डुबोया जा रहा है। किसके लिए, कैलिब्रेशन करने के लिए। अब जब इसको इस दरों में डुबोए तो ये दरों, इसका जो दरों का तापमान है वो थर्मामीटर हमारा कितना बता रहा है, जितना ऊंचाई तक पारा चढ़ा होगा तो पारा हमारा चढ़ा यहाँ तक 80 डिग्री सेल्सियस तक, यानी कि इस दरों का तापमान कितना होगा 80 डिग्री सेल्सियस। उस समय जो वातावरण का तापमान बता रहा है वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। अब इतने समय जब इसका कैलिब्रेशन कर रहे हैं हम, कैलिब्रेशन करते समय कितना डुबोया गया है, मान लीजिए वो 55 डिग्री सेल्सियस तक डुबोया गया है। यहाँ पर वही चीज़ है कि मान लीजिए थर्मामीटर है, तापमापी है, वो 55 डिग्री सेल्सियस चिन्ह बना हुआ, यानी कि उसको कैलिब्रेट करते समय दरों में 55 डिग्री सेल्सियस तक डुबोया गया था और उस समय जो वातावरण का तापमान था वो कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। अब 55 डिग्री सेल्सियस तक डुबो करके कैलिब्रेट किया गया है, उस समय वातावरण का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस था। अब इससे किसी वस्तु या किसी दरों का तापमान मापने जा रहे हैं तो मापते समय उसी पॉइंट तक, उसी चिन्ह तक हम इस थर्मामीटर को दरों में डुबोएंगे। तो 55 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर डुबोया गया। अब इस समय जो टेम्परेचर का मेजरमेंट दे रहा, कितना दे रहा 80 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं कि त्रुटि कितना आती है, कितना 80 डिग्री सेल्सियस तो बताया। अब किसी तापमान, इसका जो दरों का तापमान है कितना बता रहा 80 डिग्री सेल्सियस, तो वास्तव में तापमान कितना होगा, जबकि 80 डिग्री सेल्सियस है तो ये थोड़ा बहुत त्रुटि हो जाती है। किसकी वजह से त्रुटि हो रही है, इस केस नली यानी कि इस कांच में प्रसार की वजह से या बल्ब में प्रसार की वजह से कुछ त्रुटि आती है। देखते हैं कितनी त्रुटि आ रही है या वास्तविक टेम्परेचर कितना होना चाहिए। तो उसके लिए एक फार्मूला है, T होता है T1 प्लस 0.00016 गुणे x गुणे TC माइनस TA, जहाँ T1 क्या है, तापमापी की रीडिंग, और x चिन्ह तथा तापमापी की रीडिंग का अंतर। चिन्ह का मतलब कैलिब्रेशन के समय जितना डुबो करके इसके थर्मामीटर को कैलिब्रेट किया गया है। TC कैलिब्रेशन के समय वातावरण का तापमान, जैसे कि यहाँ पर कैलिब्रेशन के समय वातावरण का तापमान कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। TA वातावरण का वास्तविक तापमान, वास्तविक तापमान का मतलब जब हम मेजरमेंट कर रहे हैं उस लिक्विड का तब तापमान कितना है। और 0.00016 ये क्या है, पारे तथा कांच के लिए एक नियतांक है। जब तापमान का हम मेजरमेंट करने जा रहे हैं उस समय कितना है,
वायुमंडल का तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, जबकि कैलिब्रेशन के समय तापमान कितना था 27 डिग्री सेल्सियस। और तापमान की रीडिंग कितना आ रहा 80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि T1 का मान कितना हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। यक्स क्या है चिन्ह तथा तापमाप की रीडिंग का था, चिन्ह कहाँ पर लगा था 55 डिग्री सेल्सियस, रीडिंग कितना बता रहा 80, दोनों का अंतर 80 माइनस 55। TC माइनस TA, TC का मतलब कैलिब्रेशन के समय वातावरण का तापमान कितना था कैलिब्रेशन के समय 27 डिग्री सेल्सियस। TA वास्तविक तापमान, वातावरण का वास्तविक तापमान, जिस समय हम उस दरों का तापमान मापने जा रहे हैं तो उस समय कितना तापमान है 32 डिग्री सेल्सियस, यानी कि TA कितना है 32 डिग्री सेल्सियस। सॉल्व कर लेंगे, कितना आ रहा है वास्तविक तापमान आ रहा है 79.98 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यहाँ पर बता रहा है कितना 80 डिग्री सेल्सियस, जबकि वास्तव में जो तापमान होना चाहिए कितना है 79.9, यानी त्रुटि कितनी आई 0.02 डिग्री सेल्सियस का, इतनी त्रुटि आई। तो इस तरीके से यदि हम मापें और ये फार्मूला का यूज करें तो हमारी जो त्रुटि है वो ख़त्म हो जाती है, त्रुटि न्यूनतम हो जाती है। दूसरा हमारा प्रेशर थर्मामीटर, दाब तापमापी। प्रेशर थर्मामीटर अर्थात दाब तापमापी, जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ाया जाए, तापमान बढ़ा रहे हैं और यदि आयतन उसका कांस्टेंट है, आयतन बढ़ने नहीं पा रहा है, यानी कि V इक्वल टू हो गया कांस्टेंट। अब बचा क्या, हम तापमान को बढ़ा रहे हैं तो उसके प्रेशर में क्या चेंजमेंट आएगा, उस वस्तु के या उस द्रव के प्रेशर में क्या चेंजमेंट आएगा। तो हम जानते हैं कि यदि किसी तरल का कांस्टेंट है V का मतलब आयतन कांस्टेंट है, और उसका यदि हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं या टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो प्रेशर भी बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटा रहे हैं तो प्रेशर भी घटेगा। जैसे किसी द्रव का यदि V हम कांस्टेंट कर दिए, अब यदि उस द्रव का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस द्रव का प्रेशर भी बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि आयतन कांस्टेंट है, आयतन नहीं बढ़ने पाएगा। ठीक, इसी सिद्धांत पर हमारा दाब तापमापी काम करता है, यानी कि इसमें हम थर्मामीटर को किस में चेंज कर रहे हैं, पहले प्रेशर में चेंज कर रहे हैं। जो तापमान है, तापमान को हम प्रेशर में चेंज किए, उसके बाद उस प्रेशर को हम लेंथ में चेंज करके मापते हैं तापमान को। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या कॉन्सेप्ट है कि यदि किसी भी तरल का या किसी भी वस्तु का हम आयतन को कांस्टेंट रखते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा। इसी कॉन्सेप्ट पर, इसी अवधारणा पर हमारा काम करता है प्रेशर थर्मामीटर। प्रेशर थर्मामीटर यानी कि उसके अंदर, उस बल्ब के अंदर जो द्रव प्रयोग किया जाता है वहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि द्रव ही रहे, उसमें हम द्रव भी प्रयोग कर सकते हैं, गैस भी प्रयोग कर सकते हैं, और लिक्विड वेपर भी प्रयोग किया जा सकता है। जिस हिसाब से हम प्रयोग करेंगे, जैसे द्रव अगर जो प्रयोग कर रहे हैं तो हम उस थर्मामीटर को क्या बोल देंगे, लिक्विड फील्ड थर्मामीटर। और यदि गैस प्रयोग कर रहे हैं तो गैस फील्ड थर्मामीटर, यदि लिक्विड वेपर प्रयोग कर रहे हैं तो लिक्विड वेपर फील्ड दाब तापमापी कह देंगे। जो उस बल्ब में प्रयोग किया जाएगा उसी के आधार पर उस थर्मामीटर का हम नाम भी रख देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे लिक्विड फील्ड प्रेशर थर्मामीटर को। यहाँ पर है हमारा लिक्विड फील्ड यानी द्रव युक्त दाब तापमापी, यानी कि किस कॉन्सेप्ट पे होगा कि इसमें आयतन तो बदलेगा नहीं, आयतन यदि कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर हमारा प्रेशर बढ़ेगा। ठीक, देखें मान लीजिए कि इसके अंदर ये बल्ब है, बल्ब के अंदर हमारा क्या भरा हुआ है, कोई द्रव भरा हुआ है। बल्ब के अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, ये सेम हमारा किस आधार पर है, जो पीछे अभी पढ़े हुए हम लोग किस ग्लास थर्मामीटर की भांति ये है। ठीक, अब यदि हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, वो मिस्टेक ये है कि लिक्विड थर्मामीटर
यहाँ पर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रहता है, वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहता है वो होता है हमारा गैस फील्ड प्रेशर थर्मामीटर में। ठीक, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है कि हम इस केस नली में क्या जा रहा है हमारा कोई लिक्विड। यहाँ पर एक बल्ब लगा होता है, बल्ब में भरा होता है कोई लिक्विड, और वो लिक्विड अधिकतर केस में क्या होता है, मरकरी होता है। ठीक, मरकरी भरा हुआ है, ये जुड़ा हुआ एक केस नली के माध्यम से, केस नली के माध्यम से जुड़ा हुआ यहाँ पर एक बोर्डन ट्यूब गेज दाब मापी से। ये इस टाइप का कुछ होता है जिसको हम लोग ट्रांसड्यूसर के चैप्टर में पढ़ चुके हैं। यह है बोर्डन ट्यूब गेज केस नली की सहायता से। अब इसकी लंबाई लगभग 60 मीटर तक भी हो सकती है। अब जब ये बल्ब किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आएगा तो इसके अंदर जो हमारा लिक्विड भरा हुआ यानी मरकरी भरा हुआ उसके आयतन में परिवर्तन होगा। अब आयतन में परिवर्तन कितना होगा, आयतन में परिवर्तन डिपेंड क्या किस पे करता है कि डेल्टा वी यानी चेंज इन वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल वॉल्यूम पर। जो प्रारंभ में वॉल्यूम है उसको मान लीजिए V0 है। ठीक, इनिशियल वॉल्यूम कितना है V0, और किस पे डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं यानी डेल्टा टी। टेम्परेचर डिफरेंस पर भी हमारा डेल्टा वी निर्भर करता है, यानी आयतन में परिवर्तन किस पे डिपेंड करता है, डेल्टा वी डिपेंड करेगा, यानी प्रोपोर्शनल होगा डायरेक्ट। किसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा, इनिशियल वॉल्यूम के, प्रारंभिक आयतन के। और डेल्टा वी यानी आयतन में परिवर्तन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा टी यानी तापमान में परिवर्तन के। इन दोनों को यदि एक साथ लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा वी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू V0 इंटू डेल्टा टी। और हम जानते हैं कि इस समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कुछ नियतांक लगाते हैं। तो यहाँ पर नियतांक होगा हमारा, चूँकि ये आयतन है, आयतन में प्रसार हो रहा है तो इसके लिए हम यूज करते हैं गामा। गामा क्या होता है, आयतन प्रसार गुणांक, गामा V0 डेल्टा टी। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, VT माइनस V0, जहाँ VT क्या है फाइनल वॉल्यूम है यानी अंतिम आयतन, और V0 क्या है प्रारंभिक वॉल्यूम, बराबर लिख सकते हैं गामा V0 डेल्टा टी। अब फाइनल वॉल्यूम हमको निकालना है VT का मान, तो ये V0 उधर ट्रांसफर कर देंगे, क्या लिख सकते हैं V0 प्लस गामा V0 डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को हम क्या ले सकते हैं T2 माइनस T1, और यदि इनिशियल टेम्परेचर 0 होगा तो T1 का मान 0 रख देंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VT बराबर V0 प्लस गामा V0 डेल्टा टी। V0 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारा VT इक्वल टू V0 कोष्ठक में बचेगा 1 प्लस गामा टी। अब डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 लिखेंगे। यदि मान लीजिए इनिशियल जो टेम्परेचर है वो 0 है और बाद का टेम्परेचर T है, तो यहाँ लिख देंगे T माइनस 0, तो ये आ जाएगा T, तो यहाँ हो जाएगा गामा इंटू टी। ओके, तो यानी कि जितना अधिक अब वॉल्यूम में चेंजमेंट होगा उतना ही यहाँ पर हमारा मरकरी इस केस नली में आएगा। अब इस केस नली में आएगा तो केस नली से होते हुए किस में पहुँचेगी, हमारा बोर्डन ट्यूब गेज में। यहाँ पर इसमें जब आएगा तो क्या करेगा, इस ट्यूब को जो मुड़ा हुआ स्पाइरल आकार में, इसको ये फैलाने की कोशिश करेगा, फैलाने की कोशिश करेगा। तो इससे जुड़ा हुआ हमारा इंडिकेटर, ये इंडिकेटर है सूचक, तो सूचक भी विस्थापित होगा। और इसी डायल पर बना होता है पैमाना, इस पर स्केल बना होता है, कैलिब्रेटेड स्केल, और टेम्परेचर के हिसाब से इसको हम कैलिब्रेट किए रखते हैं। तो यहाँ पर ये सूचक का विस्थापन ही क्या बताता है, हमारा टेम्परेचर का माप। तो यहाँ से हम टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं लिक्विड फील्ड प्रेशर थर्मामीटर से। इसके बाद क्या था हमारा गैस फील्ड थर्मामीटर। गैस फील्ड में यानी कि अब जहाँ पर हम मरकरी यानी कि कोई लिक्विड यूज कर रहे थे वहीं पर क्या यूज करेंगे हम, कोई गैस। ये गैस अधिकतर क्या होता है, हमारा नाइट्रोजन होता है। ठीक, गैस का यूज करेंगे। अब ये गैस
यूज हो रहा है, तो यानी कि गैस का नियम इसमें फॉलो भी होगा। गैस का नियम फॉलो होगा तो गैस का नियम क्या है, आदर्श गैस के समीकरण से पीवी बराबर nRT, जहाँ वी पी है प्रेशर, वॉल्यूम, एन मोलों की संख्या, आर सार्वत्रिक गैस नियतांक और टी होता है तापमान। यहाँ पर किस आधार पर काम करता है, ये v इक्वल टू कांस्टेंट, इसी सिद्धांत पर ये काम करता है, यानी कि आयतन यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। अब आयतन यदि किसी गैस का कांस्टेंट है तो प्रेशर बढ़ाने पर या टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रेशर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, या यूँ कह सकते हैं कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक, यानी प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टी, यानी टेम्परेचर में चेंजमेंट होगा तो प्रेशर में चेंजमेंट आएगा, जहाँ यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है। और वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये किस नियम पर जाता है, चार्ल्स का नियम। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये चार्ल्स नहीं रहेगा, ये क्या है, यदि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है T के। ये किसका नियम है, गैलुसैग का नियम। ये चार्ल्स का नियम नहीं है। चार्ल्स का नियम यदि P इक्वल टू कांस्टेंट, यदि प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू होता है T, ये होता है हमारा चार्ल्स का नियम। ठीक, तो यहाँ पर ये मिस्टेक है, चार्ल्स का नियम नहीं रहेगा। ये यहाँ पर किस नियम पर काम करता है, गैलुसैग का नियम, गैलुसैग का नियम। गैलुसैग का नियम क्या कहता है कि यदि किसी गैस का आयतन निश्चित है तो दाब तापमान के समानुपाती होगा। तो पीवी बराबर है, हम लोग जानते हैं nRT, यहाँ से v को पक्षांतर कर दें तो क्या हो जाएगा, यानी R/V इंटू टी। तो क्या हो जाएगा, n मोलों की संख्या कांस्टेंट ही रहता, R सार्वत्रिक गैस नियतांक कांस्टेंट ही, और यहाँ पर आयतन भी कांस्टेंट हो गया, यानी कि n/V कांस्टेंट होगा। तो बचा क्या, T, यानी P कब बदलेगा, जब T में चेंजमेंट आएगा, यानी कि P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू है T। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, P1/P2 बराबर लिख सकते हैं T1/T2। यहीं पर यदि हम इसको आगे सॉल्व करना चाहें तो माइनस हम दोनों तरफ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर एक लिख दें, इधर भी एक लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस P1/P2 बराबर लिख सकते हैं 1 माइनस T1/T2। ठीक, पहले क्या किए, दोनों तरफ हम माइनस लगा दिए, माइनस लगाने के बाद दोनों तरफ हम एक एक जोड़ दिए। ठीक, सॉल्व कर लें तो क्या हो जाएगा, ये तिरछा गुणा करा देंगे, P2 माइनस P1/P2, और ये क्या हो जाएगा T2 माइनस T1/T2। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा गया, P2 माइनस P1/P2, और यहाँ पर हो जाएगा T2 माइनस T1/T2। तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, या ऊपर से देखें तो हम n का मान निकालना चाहें तो यहाँ से n भी निकाल सकते हैं, यानी मोलों की संख्या, n क्या होता है, मोलों की संख्या। तो यहाँ से n बराबर क्या हो जाएगा, PV/RT। तो यहाँ से n बराबर हो जाएगा PV/RT, ये है PV/RT। तो यहाँ से V/R एक साथ लिखा गया, P/T एक साथ लिखा गया। अब यदि हम इनिशियल प्रेशर को लेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे P1 और टेम्परेचर T1, या फाइनल प्रेशर को लेंगे तो यहाँ पर P2 और यहाँ पर T2 लिखेंगे। यहीं पर हम प्रेशर डिफरेंस और टेम्परेचर डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पर V और R तो कांस्टेंट रहेगा, यानी कि P और T में ही चेंजमेंट आएगा। तो यदि P1 तो यहाँ T1, यहाँ P2 तो यहाँ पर T2, यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस है तो यहाँ पर टेम्परेचर में डिफरेंस रहेगा। ठीक, यहाँ से हम मोलों की संख्या भी निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जानते हैं, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, n स्मॉल m/कैपिटल N, जहाँ स्मॉल m क्या है, उस पदार्थ की ग्राम में मात्रा, और कैपिटल M क्या है, उस पदार्थ का अणुभार। यहाँ से भी हम मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। तीसरा क्या था, लिक्विड वेपर गैस प्रेशर थर्मामीटर। तभी पीछे देखें कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर में चेंजमेंट करेंगे उसी आधार पर हमारा गैस में भी प्रेशर में चेंजमेंट आएगा, और उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट कर लेंगे टेम्परेचर के हिसाब से, और वही प्रेशर का मेजरमेंट ही क्या बताएगा, हमारा तापमान का मेजरमेंट। ठीक, जितना तापमान में परिवर्तन होगा उतना ही
प्रेशर में भी परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि हमारा आयतन कांस्टेंट है, आयतन बदल नहीं रहा है। ठीक मिलता जुलता हमारा है लिक्विड वेपर थर्मामीटर भी। लिक्विड वेपर क्या है कि इसमें अब बल्ब में क्या भरा होता है? लिक्विड वेपर। जब ये किसी गर्म वस्तु के संपर्क में आता है तो यहाँ पर क्या होगा? अब इसका प्रसार होगा, इसके अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ेगा तो ये जो वार्डन ट्यूब है ये फैलना चाहेगी तो इससे जुड़ा हुआ ये इंडिकेटर हमारा विस्थापित होगा इधर या तो इधर, और यही इंडिकेटर का विस्थापन ही हमारा क्या बताता है? टेम्परेचर का माप। अब यहाँ पर जो डायरेक्ट पीछे देखे तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पर रिलेशन कुछ इस टाइप का आता है, P इक्वल टू 2.303 log बेस 10 कोष्टक में अल्फा माइनस बीटा बाई टी। तो यहाँ पर देखें ये P डायरेक्ट प्रोपोर्शनल नहीं है, यानी कि यहाँ पर रेखीय संबंध नहीं है, अर्थात यहाँ पर अरेखीय संबंध है, यानी P और T में अरेखीय यानी नॉन लीनियर रिलेशन होता है। ठीक, जबकि पीछे यानी कि गैस फील्ड प्रेशर थर्मामीटर में P और T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी कि दोनों में रेखीय संबंध होता है। इसके बाद का टॉपिक है बाई मेटेलिक थर्मामीटर। बाई से समझ में आ ही रहा होगा, बाई मेटेलिक यानी कि यहाँ पर दो धातु प्रयोग की जाएगी ऐसा थर्मामीटर। दो धात्विक थर्मामीटर, दो धातु प्रयोग की जाएगी जिसकी सहायता से हम तापमान का मेजरमेंट करेंगे। इससे पहले हम इसको देख लें कि ये किस सिद्धांत पर काम करता है। देखें, हम जानते हैं कि कोई मेटल है, कोई धातु है, उसका यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका लंबाई में परिवर्तन होगा। पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी धातु का, किसी भी मटेरियल का यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके लंबाई में चेंजमेंट आएगा। लंबाई, और जो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लंबाई बढ़ेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो लंबाई घटेगी। ठीक, यानी कि इसमें प्रसार होगा। और दूसरा क्या है कॉन्सेप्ट इसका कि कोई दो धातु है, अलग अलग मटेरियल की कोई दो मेटल है, तो उसमें दोनों का अलग अलग उसमें प्रसार गुणांक होता है, यानी कि दोनों का सेम टेम्परेचर पर प्रसार एक्सपेंशन अलग अलग होगा। यानी कि सेम टेम्परेचर डिफरेंस पर दोनों मटेरियल की जो लंबाई में परिवर्तन होगा वो अलग अलग होगा। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर काम करता है हमारा बाईमेटेलिक थर्मामीटर। बाईमेटेलिक थर्मामीटर से हम किसी वातावरण का निश्चित तापमान यदि स्थिर है, यदि तापमान स्थिर है तो उसमें यदि वेरिएशन हो रहा है तो उसको भी हम पता लगा सकते हैं इसकी सहायता से। टेम्परेचर में यदि चेंजमेंट आएगा, टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा तो हमारा बाईमेटेलिक जो थर्मामीटर है उस मेटल के लंबाई में भी चेंजमेंट आएगा। लंबाई में चेंजमेंट आएगा तो उसकी वजह से हम माप सकते हैं कि टेम्परेचर में चेंजमेंट आ रहा है। देखें, हमारा कुछ इस टाइप का बना हुआ है फिगर। ये है हमारा बाई मेटल, दो स्ट्रिप होती है, दो पत्ती होती है, दोनों अलग अलग मटेरियल की बनी होती हैं और दोनों मटेरियल को हम एक साथ चिपका देते हैं। दोनों को इस टाइप का चिपकाते हैं कि उन दोनों मटेरियल में यदि टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है तो उस दोनों मटेरियल में रिलेटिव मोशन नहीं आएगा, यानी कि बढ़ेगा तो दोनों साथ में बढ़ेगा और घटेगा तो दोनों साथ में ही घटेगा। इसी वजह से हम दोनों को चिपका देते हैं। एक मटेरियल पहले सीधा मान लेते हैं कि हम इसको एक सिरे पर फिक्स करके दोनों स्ट्रिप को सीधा हम लगा दिए थे। एक ऊपर के मेटल को हम मेटल 1 बोल रहे हैं और नीचे को मेटल 2 बोल रहे हैं। ठीक, ऊपर का जो उसमें प्रसार गुणांक है यानी कि धातु 1 का, उसको हम मान लें अल्फा 1 है, और जो नीचे का मेटल है उसमें प्रसार को हम मान लेते हैं अल्फा 2, यानी उसमें प्रसार गुणांक अल्फा 1 और अल्फा 2 है। मान लीजिए कि जो उसमें प्रसार गुणांक है अल्फा 1 वो अधिक है अल्फा 2 से। इसका क्या मतलब कि सेम टेम्परेचर पर धातु 1 में अधिक प्रसार होगा जबकि धातु 2 में कम प्रसार होगा। अब इन दोनों मेटल को आपस में चिपका करके एक सिरे पर फिक्स कर दिया गया।
अब यदि टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा तो इनकी लंबाइयाँ बढ़ना चाहेंगी, लंबाई बढ़ेगी तो चूंकि धातु 1 का उसमें प्रसार गुणांक अल्फा 1 अधिक है जबकि अल्फा 2 कम है, तो यानी कि धातु 1 अधिक बढ़ना चाहेगी, जो मेटल 1 है उसकी लंबाई अधिक बढ़ना चाहेगी जबकि मेटल 2 कम बढ़ना चाहेगी। और एक सिरे पर फिक्स है तो क्या करेगा, एक तरफ इधर झुका ले जाएगा, क्योंकि ये कम बढ़ेगा, नीचे का मेटल कम बढ़ेगा ऊपर का अधिक, तो ये कर्व की नुमा इस टाइप का ऐसे झुक जाएगा, नीचे की तरफ झुक जाएगा। और यदि उल्टा करें यानी कि ठंडा करें इसको, तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि हमारा ये मेटल जो 1 है वो अधिक सिकुड़ना चाहेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा 1 यानी उसमें प्रसार गुणांक अधिक है और धातु 2 कम सिकुड़ना चाहेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, ये उल्टी दिशा में इधर की तरफ मुड़ जाएगा। अब ये सिकुड़ना चाह रहा है, ये अधिक ऊपर का जो मटेरियल अधिक सिकुड़ना चाहे जबकि ये सिकुड़ना नहीं चाह रहा है, तब क्या होगा, कब की केस में, यदि हम टेम्परेचर को घटा रहे हैं तब ये इस तरफ मुड़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये नीचे की तरफ झुक रहा है जबकि टेम्परेचर घटाएंगे तो ऊपर की तरफ झुक जाएगा। इसी आधार पर हम देखें कुछ जितना ही अधिक टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा उतना ही ये मटेरियल नीचे की ओर झुकेगा, और ये जितना झुकेगा उसी को हम क्या, विक्षेप, पहले यहाँ पर थी ये अवस्था, अब यहाँ पर आ गई तो ये विक्षेप कितना हुआ, इतना, ये दूरी, यही क्या कहलाई हमारी विक्षेप। और इसी विक्षेप को हम कैलिब्रेट कर ले जाएं टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के सापेक्ष, तो वही विक्षेप हमारा क्या बताएगा, टेम्परेचर की माप को बताएगा। ठीक, अब यहाँ पर ये दोनों तरफ सिरा जो है वो फ्री कर दिया जाए तो हमारा मेटल कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब यदि हम फाइनल जो टेम्परेचर है बढ़ा रहे हैं यानी कि गर्म कर रहे हैं, तो यानी कि T2 अधिक होगा T1 कम हो जाए, तो इस तरफ हमारा मेटल झुक जाएगा। और यदि हम ठंडा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ झुक जाएगा, यानी T2 लेस देन T1, यानी T2 कम है, इसका मतलब जो अंतिम टेम्परेचर है वो कम है। अंतिम टेम्परेचर कब कम होगा, जब हम ठंडा करेंगे, यानी यहाँ पर ठंडा किया जा रहा है और पीछे गर्म किया जा रहा है, ठंडा करेंगे तो ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और गर्म करेंगे तो नीचे की तरफ मुड़ जाएगा। अब हमको टेम्परेचर का मेजरमेंट करना है, तो यहाँ से हम जिस कर्व में मुड़ रहा है उसका रेडियस निकालना चाहें इस स्ट्रिप की तो उसको भी हम निकाल सकते हैं। ये इसका रेडियस मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि इसको पूरा सर्किल कंप्लीट करेंगे तो इस टाइप का बन के आएगा, जिसका रेडियस हम स्मॉल r माने हुए। यहाँ पर कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए कि जो पट्टी 1 है उसकी जो मोटाई है T1 और पट्टी जो 2 है यानी कि मेटल 2 का जो मोटाई है वो T2 है, और कुल मोटाई T है, यानी कि दोनों को, यानी T1 धन T2 कितना है, वो T है। T1 प्रारंभिक तापमान है, T2 अंतिम तापमान है, अल्फा 1 उच्च तापमान प्रसार गुणांक, यानी मेटल 1 का उसमें प्रसार गुणांक है जिसको अधिक माना गया है, यानी अल्फा 1 यहाँ पर अधिक मान है अल्फा 2 से, तो इसलिए इसको हम क्या लिख रहे हैं, उच्च तापमान प्रसार गुणांक, अल्फा 2 क्या, निम्न तापमान प्रसार गुणांक, ये किसका है, मेटल 2 का है। T1 धातु 1 की पत्ती की मोटाई, T2 धातु 2 की पत्ती की मोटाई। m क्या है, दोनों पत्तियों का अनुपात है, धातु 2 की पत्ती की मोटाई अपान धातु 1 की पत्ती की मोटाई, यानी T2 अपान T1। n क्या है, दोनों के प्रत्यास्थता गुणांक का अनुपात है, यानी मेटल 2 का प्रत्यास्थता गुणांक अपान मेटल 1 का प्रत्यास्थता गुणांक, यानी E2 अपान E1, ये क्या है, n। अब यहाँ से यदि r का मान हम निकालना चाहें, ये r का मान यानी द्विधात्विक पत्ती के विक्षेप की त्रिज्या रेडियस निकालना हो तो उसके लिए हम डायरेक्ट फार्मूला यूज कर दें। ये लंबा चौड़ा फार्मूला दिख रहा होगा आपको, इस फार्मूले से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कितने रेडियस पे हमारी स्ट्रिप मुड़ रही होगी, उसका विक्षेप के रेडियस को हम निकाल सकते हैं। अब इसकी सहायता से हम मापन कैसे करते हैं देखें। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसका। ये हमारा मेटल स्ट्रिप
ऊपर मेटल 1 और नीचे मेटल 2 आपस में चिपका दिया गया, उसके एक चीज़ को फिक्स कर दिया गया। अब इसको क्या कर देंगे, उस मेटल के उस पदार्थ के संपर्क में लेकर के जाएंगे जिसका तापमान हमको मापना है। अब उसका तापमान में परिवर्तन होगा, यानी कि ये हमारा जो मेटल है वो विक्षेपित हो जाएगा। टेम्परेचर अधिक हो गया, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा तो इसकी एक्सपेंशन होगा, इस मेटल में एक्सपेंशन होगा, मेटल 1 और मेटल 2। तो मेटल 1 का हम एक्सपेंशन क्या है, अधिक है, जो अल्फ़ा का मान है अधिक है और इसके लिए अल्फ़ा का मान कम है, तो हमारी पत्ती नीचे की तरफ झुक जाएगी। और इसी पत्ती से जुड़ा हुआ एक इंडिकेटर के सामने लगा होता है हमारा स्केल, पैमाना। तो जितना ही यदि के झुकेगा उतना ही ये हमारा ये विक्षेप दिखाएगा इधर, और ऊपर की तरफ ठंडा करेंगे तो इधर जाएगा, इसलिए इसको निगेटिव दिखाएगा। ऊपर की तरफ ठंडा करेंगे तब जाएगा, इसलिए ऊपर की तरफ निगेटिव दिखाएगा और ये पॉजिटिव दिखाएगा। ठीक, अब गर्म करेंगे, यानी कि मेटल जिसका पदार्थ जिस टेम्परेचर को मापने जा रहे हैं वो अधिक तापमान पर है, यानी कि जो नॉर्मल जहाँ पर ये रखा हुआ था उससे उच्च तापमान पर है, अर्थात हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। तो हमारा ये मेटल नीचे की तरफ झुक जाएगा। मेटल झुकेगा तो उसके साथ इंडिकेटर भी झुकेगा, और इंडिकेटर जहाँ पर इंडिकेट करेगा वही क्या हो जाएगा, हमारा तापमान का माप। स्केल हमारा तापमान स्केल कहलाता है, इसको हम तापमान के सापेक्ष कैलिब्रेट किए रखते हैं। अब इसी को हम जो हमारा ये स्ट्रिप है मेटल 1 और मेटल 2, इसको हम सीधे ना यूज करके, जैसे यहाँ पर सीधा था एक तरफ फिक्स कर दिए, बहुत ही सिंपल है। इसी को हम स्पाइरल टाइप में भी यूज कर सकते हैं। स्पाइरल यानी एक स्प्रिंग के जैसे उसको हम लपेट दें, ये यहाँ पर स्पाइरल टाइप का हम लपेट करके, लपेटने के बाद उसके एक सिरे को फिक्स कर दें और दूसरे सिरा फ्री रहे, और फ्री सिरे पर ही हम लगा दें इंडिकेटर। अब यदि इसके तापमान में चेंजमेंट आएगा तो ये क्या करेगा, हमारा फैलना चाहेगा। तो फैलना चाहेगा यानी इसकी लंबाई में परिवर्तन होगा, जिसकी वजह से इंडिकेटर में विक्षेप होगा, और ये विक्षेप की माप ही क्या बताएगा, हमारा टेम्परेचर की माप। इसी को हम हेलिकल रूप में भी लगा सकते हैं, इस टाइप का कुछ। इसमें भी जब तापमान में चेंजमेंट आएगा तो ये हमारा ऊपर या नीचे लंबाई में चेंजमेंट आएगी, जिसकी वजह से ये हमारा इंडिकेटर विस्थापित होगा, और इस बताएगा हमारा पैमाने पर माप कि कितना तापमान का मान है। इस तरीके से हम बायोमेट्रिक थर्मामीटर का यूज करके टेम्परेचर का मेजरमेंट कर लेते हैं। अब देखें लंबाई में चेंजमेंट कितना आएगा उस मेटल में, इसको हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जो डेल्टा एल का मान है, डेल्टा एल यानी कि लंबाई में परिवर्तन किसके अनुपाती होगा, प्रारंभिक लंबाई के, L1 मान लेते हैं प्रारंभिक लंबाई, और किसके अनुपाती होगा, कितना टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है। जितना अधिक टेम्परेचर में परिवर्तन होगा उतना ही अधिक लंबाई में भी परिवर्तन होगा, और जितना अधिक प्रारंभिक लंबाई रहेगी उतना ही अधिक लंबाई में परिवर्तन देखने को मिलेगा। यानी डेल्टा एल अनुपाती है L1 प्रारंभिक लंबाई और डेल्टा टी के। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट दोनों को एक साथ लिखें तो डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L1 डेल्टा टी के। प्रोपोर्शनल का निशान हटाते हैं तो यहाँ पर हम कोई कांस्टेंट लिखेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है, हमारा रेखीय प्रसार गुणांक, जिसको हम अल्फ़ा से दर्शाते हैं, अल्फ़ा। तो डेल्टा एल बराबर हो जाएगा अल्फ़ा L1 डेल्टा टी। डेल्टा टी को हम T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, और डेल्टा एल यानी लंबाई में परिवर्तन को हम L2 माइनस L1 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, हमारा L2 माइनस L1 बराबर लिख सकते हैं हम क्या, अल्फ़ा L1 कोष्टक में T2 माइनस T1, या L1 इधर लेके जाएं तो क्या हो जाएगा, L2 बराबर हो जाएगा L1 प्लस अल्फ़ा L1 कोष्टक में हो जाएगा T2 माइनस T1। L1 यहाँ भी है, L1 यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हैं, तो L2 बराबर क्या हो जाएगा, L1 कोष्टक में 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1, यह आ जाएगा फाइनल लेंथ। यानी लंबाई में यदि परिवर्तन निकालना होगा तो डेल्टा एल भी निकाल सकते हैं, और फाइनल लेंथ कितना होगा इसको भी हम निकाल सकते हैं इस फार्मूले से।
यानी कि देखें कि टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, तो जितना अधिक टेम्परेचर में डिफरेंस हो उतना ही अधिक यदि लंबाई में भी परिवर्तन हो तो उतना ही अधिक हमको सटीक वैल्यू मिलेगी। क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा हमारा ये पैमाना विस्थापित होगा, जो इंडिकेटर लगा होगा उतना ही अधिक विस्थापित होगा, तो मापन में त्रुटि कम आ जाएगी, उतना ही अधिक यथार्थता देखने को मिलेगी। यानी कि जो रेखीय प्रसार गुणांक जो अल्फा का मान है वो अधिक होना चाहिए, प्रसार गुणांक का मान उस मटेरियल का अधिक होना चाहिए। यानी कि ऐसा मेटल हम प्रयोग करेंगे बाई मेटेलिक थर्मामीटर में जिसका प्रसार गुणांक अधिक हो, यानी कि थोड़ा सा ही टेम्परेचर डिफरेंस पर उसकी लंबाई में परिवर्तन अधिक देखने को मिले, उतनी ही अधिक यथार्थता हमको मापने में आएगी। डेल्टा एल का मान जितना ही अधिक होगा उतना ही अधिक यथार्थ मान देखने को मिलेगा, अर्थात त्रुटि का उतना ही संभावना कम हो जाएगी। ठीक, आगे है रेजिस्टेंस थर्मामीटर, प्रतिरोध थर्मामीटर। इसके बारे में तो विस्तार से हम लोग ट्रांसड्यूसर के चैप्टर में देख चुके हैं, फिर एक बार इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा, बाकी का आप लोग ट्रांसड्यूसर के चैप्टर से पढ़ लीजिएगा। देखें, प्रतिरोध क्या होता है? धारा के प्रवाह में जो विरोध होता है, जो उसको रोकने का प्रयत्न करता है, वही क्या होता है? प्रतिरोध। किसी भी पदार्थ का रेजिस्टेंस, बाधा। तो यदि हम उस मटेरियल के टेम्परेचर में चेंज करेंगे, उस मटेरियल के टेम्परेचर में परिवर्तन करते हैं, तो उसके प्रतिरोध में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। अब यदि वो मटेरियल हमारा चालक पदार्थ है तो उसका टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, यानी चालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, जबकि अर्धचालक पदार्थों का तापमान बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। यानी कि एक चीज़ हम देख चुके कि तापमान का डायरेक्ट रिलेशन है किससे? उस मटेरियल के प्रतिरोध से, रेजिस्टेंस से। तो जितना ही अधिक टेम्परेचर में डिफरेंस होगा उतना ही अधिक हमको प्रतिरोध में भी डिफरेंस देखने को मिलेगा। और यदि इस प्रतिरोध को हम यानी उस मटेरियल को हम जोड़ दें व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ दें, तो यदि अभी 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं ऐसे कुछ, और यहाँ पर ये जो गैल्वेनोमीटर है वो विक्षेप हमारा 0 बता रहा है, यानी कि ये ब्रिज हमारी संतुलन में है। अब जैसे ही टेम्परेचर में चेंजमेंट आएगा वैसे ही उसमें से एक प्रतिरोध जो टेम्परेचर के संपर्क में आएगा उसका प्रतिरोध हमारा चेंज हो जाएगा। अब जो मटेरियल उस तापमान के संपर्क में आएगा उसका प्रतिरोध हो गया चेंज, प्रतिरोध चेंज होगा तो यहाँ से ये बैलेंस खत्म हो जाएगा। अब ये ब्रिज हमारी असंतुलित हो जाएगी, असंतुलित होने से गैल्वेनोमीटर हमारा विक्षेप दिखाएगा। अब यहाँ से कुछ धारा बहने लगेगी तो माप दिखाएगा, और वो माप उतना ही अधिक होगा जितना ही अधिक ये प्रतिरोध में परिवर्तन होगा। तो यही गैल्वेनोमीटर का विक्षेप ही हमारा क्या बता देगा? तापमान का माप। तापमान के सापेक्ष हम इस गैल्वेनोमीटर को कैलिब्रेट किए रहते हैं, और यही गैल्वेनोमीटर ही डायरेक्ट हमारा बताता है टेम्परेचर के मेजरमेंट को, तापमान के माप को। ओके, थैंक यू। आज यहीं तक, इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखते हैं। वंदे मातरम।